हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी डिटेल स्टडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते थे। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेट रहता है, एक मेल और एक फीमेल। तो इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं। We are also familiar with modes of reproduction that depends on the involvement of two individuals before a new generation can be created। एक न्यू जनरेशन क्रिएट होने के लिए दो इंडिविजुअल का जरूरी होता है, दो इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, बुल्स एलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू काब्स। न्यू काब्स बुल्स अकेले प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। नॉर कैन हैंस एलोन प्रोड्यूस न्यू चिक्स। न्यू चिक्स अकेले हैंस प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, इसमें दो ऑर्गेनिज्म का ज़रूरत होता है। इन सच केसेस बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशंस। इस केस में बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म आर नीडेड टू प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन। देन what is the significance of this sexual mode of reproduction? Are there any limitation of the asexual mode of reproduction which we have been discussing ever? पहले हमने जो पढ़ा था asexual reproduction, उसमें भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके न्यू जनरेशन बनते थे। तो इसमें क्या कमियां हैं, इसमें कुछ लिमिटेशन है क्या जो स्पेसिस को आगे नहीं पढ़ा पाएगा और उसके लिए हमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का ज़रूरत हो गया। ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका आंसर हम आगे पढ़ते हैं। वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ द डीएनए एज वेल एज द सेलुलर apparatus। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब एक पेरेंट से दो न्यू सेल बनते हैं तब डीएनए कॉपी होता है, साथ ही साथ सेलुलर apparatus भी कॉपी होता है। The DNA copying mechanism, as we have noted, cannot be absolutely accurate and the resultant errors are a source of variation in population of organism। यानी जब पेरेंट से डीएनए कॉपी होकर डॉटर सेल में आता है उसमें कुछ एरर्स होते हैं, कुछ गलतियां हो जाता है कॉपी में, जिसके वजह से वेरिएशन हो जाता है डॉटर सेल में। इस वेरिएशन के वजह से पेरेंट सेल का कुछ नेचर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक डॉटर सेल से थोड़ा अलग हो जाता है। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशन। ये जो वेरिएशन आता है, ये जो बदलाव आता है, हर एक डॉटर सेल में नहीं होता है, जिसके वजह से वो एनवायरनमेंट के साथ प्रोटेक्शन नहीं कर पाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देती हूँ। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, ये जब रिप्रोड्यूस करेंगे ये दो ऑफस्प्रिंग बनते थे। कैसे? डीएनए कॉपी और सेलुलर apparatus दोनों कॉपी होने के बाद दो ऑफस्प्रिंग बनते थे। ये ऑफस्प्रिंग में लिटिल एरर आता था। ये देखो मैंने रेड मार्क किया, ये दोनों थोड़ा थोड़ा एरर, इसमें कुछ भी नहीं, ये माइन्यूट एरर है, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक नेचर कुछ चेंज नहीं होगा। जब ये ऑफस्प्रिंग्स फिर रिप्रोड्यूस करेंगे, इसमें कुछ एरर नहीं आया, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एरर आया। ये देखिए मैंने दिखाया इसको, इसमें थोड़ा ज़्यादा एरर आया, इसमें बिल्कुल एरर नहीं है। तो इसमें होगा क्या, मान लीजिए कि हमारा एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में सपोज ये 50 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस टेम्परेचर ये बियर कर पाता था, तो इसके बाद ये भी थोड़ा सा एरर है तो ये भी 50 डिग्री बियर करेंगे। अगर अचानक ये टेम्परेचर अगर 80 डिग्री सेल्सियस को राइज हो गया तो इसमें क्या करेगा, इसमें तो कुछ एरर नहीं है, इसमें वेरिएशन कुछ नहीं होगा, दे विल डाई, ये मर जाएंगे। और इसमें वेरिएशन है, एरर आया तो वेरिएशन है, दे विल सर्वाइव। देन इसमें भी ये दोनों, इसमें वेरिएशन एरर आया तो इसमें वेरिएशन भी आया, इनका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ये पेरेंट से चेंज हो गया। देन हमारा जो एनवायरनमेंट 80 डिग्री राइज हो गया तब ये सर्वाइव कर पाएंगे, बट ये नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये हमारा जो एरर्स है, एरर के वजह से जो वेरिएशन आता है, ये हमारा एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट को ये कोप अप कर पाते हैं और ये स्पेसिस को, ये एरर के वजह से वेरिएशन होता है और ये वेरिएशन के वजह से ये स्पेसिस सर्वाइव हो पाता है। आगे बढ़ते हैं। बट इन ए पॉपुलेशन वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर इंश्योरिंग सर्वाइवल ऑफ स्पेसिस।
एक स्पेसिस को सर्वाइव करने के लिए वेरिएशन होना जरूरी है, बट हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन है नहीं, जो कि एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में, जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसमें वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, सो वो मर जाते हैं। देयरफॉर it would therefore make sense if organisms came up with reproductive modes that allowed more and more variation to be generated। अगर ज़्यादा वेरिएशन होगा तभी ऑर्गेनिजम्स ये एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट को एडजस्ट कर पाएंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन इज वेरी स्लो, तो इसमें तो उनको मुश्किल होता है ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होना। तो नेचर ने हमें एक न्यू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दिया है जिसको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें वेरिएशन वेरी फास्ट होता है। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स इसमें यूज होते हैं, सेक्स सेल्स यूज होकर रिप्रोडक्शन होता है। While DNA copying mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process। इसमें क्या बोला गया है, DNA कॉपी मैकेनिज्म में जब DNA कॉपी होता है ये एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होता है, उसमें थोड़ा बहुत एरर आता है जिसका वजह से वेरिएशन आता है। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये वेरिएशन वेरी स्लो प्रोसेस में होता है, जो कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और वो मर जाते हैं। देन इफ द DNA कॉपिंग मैकेनिज्म वेयर टू बी लेस एक्यूरेट, यानी लेस एक्यूरेट होगा यानी ज़्यादा एरर आएगा, many of the resultant DNA copies would not able to work with the cellular apparatus and would die। अगर ज़्यादा एरर आता है तो ज़्यादा वेरिएशन होगा, तो उसमें क्या होगा, जो DNA कॉपी ये सेलुलर apparatus के साथ वर्क नहीं कर पाएगा और वो मर जाएंगे। So how can the process of making variant be speeded up? Each new variation is made in the DNA copy that already has variations accumulated from previous generation। ये क्या बोला गया है, सपोज ये हो गया आपको ये मेल ऑर्गेनिज्म और ये फीमेल ऑर्गेनिज्म। ये जो मेल फीमेल ऑर्गेनिज्म इधर बोला गया कि ये उनका पेरेंट से ये वेरिएंट होके आए हैं, यानी उनका फादर और मदर दोनों अलग अलग है, दोनों से ये आए हैं, और ये भी ये जो फीमेल है ये भी अपना पेरेंट से ये भी आए हैं। तो इन दोनों का बिल्कुल आपस में मेलजुल नहीं है, ए कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और दे डोंट लुक सेम, दे हैव डिफरेंट हेयर कलर, डिफरेंट आई कलर, हाइट में भी डिफरेंट। जब इनका कंबाइन होगा, जब इनका ऑफस्प्रिंग बनेगा, ये कम्प्लीटली डिफरेंट वेरिएंट हो गए, तो ये ऑफस्प्रिंग बनेगा जो ये भी कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, यानी ये यूनिक सेट ऑफ वेरिएशन इसमें आएगा। इसके बाद देखते हैं 10 Two different individuals in a population would have quite different patterns of accumulated variation। इन दोनों का different set of accumulated variation है। Since all of these variations are in living individuals, it is assured that they do not have any really bad effect। Combining variation from two or more individuals would thus create new combination of variation। यानी जब ये combine होंगे इसमें टोटल न्यू कॉम्बिनेशन आएगा, ये मेल से, ये फादर से और मदर से ये कम्प्लीटली डिफरेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नोबल सिंस इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल। दो डिफरेंट इंडिविजुअल से ये कंबाइन होके आया है ये ऑफस्प्रिंग, सो ये नोबल होगा, ये कम्प्लीटली डिफरेंट सेट होगा, यूनिक सेट ऑफ वेरिएशन इसमें आएगा। The sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from two different individuals during reproduction। यानी इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है, जिसमें DNA कॉपी होता है और वो कंबाइन होके यानी जर्म सेल से ही ये रिप्रोडक्शन होता है। देन बट दिस क्रिएट्स ए मेजर डिफ़िकल्टी, ये एक डिफ़िकल्टी होगा। कैसे? इफ़ ईच न्यू जनरेशन इज टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ DNA कॉपीज फ्रॉम टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स, देन each new generation will end up having twice the amount of DNA than the previous generation had। यानी ये क्या कहता है, सपोज ये फादर और ये मदर, इनका टोटल 46 क्रोमोसोम है, जब ये कंबाइन होंगे तो ये ऑफस्प्रिंग में कितना आएगा,
46 इंटू 2 92 DNA हो जाएंगे, 92 DNA हो जाएंगे। तो सिर्फ DNA बढ़ जाएगा तो ये तो सेलुलर अपैरेट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। दिस इज लाइकली टू मेस अप विद द कंट्रोल ऑफ सेलुलर अपैरेटस बाय द DNA। ये मेसअप हो जाएगा और ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो हाउ मेनी वेज कैन वी थिंक ऑफ फॉर सॉल्विंग दिस डिफ़िकल्टी। अब इस डिफ़िकल्टीज को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। We have seen earlier that as organisms become more complex, the specialization of tissue increases. One solution that many multicellular organisms have found for the problems mentioned above is to have special lineage of cells in specialized organs in which only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to the non-reproductive body cells। यानी इसमें बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ये स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू इंक्रीज हो जाता है। तो इसका जैसे कि मैंने बताया आपको, अगर फादर के पास 46 है और मदर के पास 46 है, तो जब वो फ्यूज होंगे तो DNA कंटेंट ऑफस्प्रिंग के पास भी 46 हो जाएगा। तो इसका एक सोल्यूशन है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स, हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या होता है, एक स्पेशल ऑर्गन में कुछ स्पेशल सेल होते हैं जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधा हो जाएगा। सपोज ये देखो, ये फादर है और ये मदर है, ये दोनों इनका जो सेल्स पहले डिवाइड हो जाएगा। इधर देखो ये डिवाइड हो जाएगा, तो इनका जो 46 था ये 23 इधर आ गया, ये 23 इधर आ गया। ये अब ये गैमेट बन गए, ये जो जर्म सेल्स फ्यूज हो गए, पहले ये आधा हो जाएगा। यानी जो रिप्रोडक्शन जब होगा तो पहले ये 46 क्रोमोसोम ये आधा आधा हो जाएगा। इनका भी, मदर का भी जो क्रोमोसोम्स 46 था, ये भी 23 एंड 23 ये हो जाएगा, ये आधा आधा हो जाएगा। इसके बाद ये जब रिप्रोडक्शन में ये जब मिलेंगे, ये जब फ्यूज होंगे, इनके साथ ये हो, इनके साथ ये हो, जो भी हो, अब जो न्यू जनरेशन बनेगा, ये जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, इसका 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे अभी। यानी इसका मतलब है जो स्पेशल ऑर्गन में कुछ स्पेशल सेल होते हैं जिसमें क्रोमोसोम आधा हो जाएगा, और ये दो सेल्स जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो फिर से ये रीएस्टैब्लिश हो जाता है। तो दिस हैपेंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दिस इज अचीव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। मैंने जो पूरा प्रोसेस बताया आपको, ये मियोसिस सेल डिवीजन के तरह होता है। दस व्हेन दीज germ cells from two individuals combine during sexual reproduction to form a new generation, it results in the re-establishment of number of chromosomes and the DNA content in the new generation। तो ये फादर का 46 था, मदर का भी 46 था, ये पहले डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर ऑफ जो अमाउंट ऑफ DNA कंटेंट है ये बिल्कुल आधा हो गया, ये 23 इधर आ गया, ये 23 इधर आ गया। अब ये जो गैमेट्स आ गए फादर मदर से, ये हैप्लॉइड हो गया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। यहाँ क्या बोला गया है कि ये डिवाइड होते हैं ये मियोसिस के तरह। अब ये इनका जो फ्यूज होगा, ये जब कंबाइन होंगे, यहाँ जो जाइगोट बनेगा, ये री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द DNA कंटेंट। अभी DNA कंटेंट है, ये री एस्टेब्लिशमेंट हो गया, ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। If the zygote is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissues and organs, then it has to have sufficient stores of energy for doing this। जब जाइगोट ग्रो करेगा और ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा जिसका कि हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स है, उसको ग्रोथ करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी चाहिए। बट in very simple organisms it is seen that the two germ cells are not very different from one another or may even similar। बट ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में देखा गया कि दो जर्म सेल्स सिमिलर दिखते हैं, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट एज द बॉडी डिजाइन्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स
जब बॉडी डिजाइन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में द जर्म सेल्स ऑल्सो स्पेशलाइज। जब ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये जो जर्म सेल्स थोड़ा सा स्पेशलाइज हो जाते हैं। वन जर्म सेल्स इज लार्ज कंटेन फूड स्टोर्स, एक जर्म सेल लार्ज होता है और उसमें फूड स्टोर होकर रहता है, वाइल द अदर इज स्मॉलर एंड लाइकली टू मोटाइल। एक जर्म सेल्स जो बड़ा होता है उसमें फूड स्टोर होकर रहता है, और जो दूसरा है ये स्मॉलर होता है जो कि मोटाइल यानी ये मूवमेंट करता है। कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड द मेल गैमेट एंड द जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड द फीमेल गैमेट। जो जर्म सेल मूवमेंट होता है उसको मेल गैमेट कहते हैं, जो जर्म सेल के अंदर फूड स्टोर होकर होता है उसको फीमेल गैमेट कहते हैं। जैसे ये मैं आपको बताती हूँ, देखो ये सपोज है मेल जर्म सेल और ये फीमेल जर्म सेल। इनका ये देखो यहाँ गैमेट्स, ये गैमेट से आ गया, ये फीमेल का भी इधर गैमेट से आ गया। जब ये दोनों ये गैमेट्स हो गए, इन दोनों को ये मेल से जो गैमेट जो फॉर्मेशन हुआ इसको कहते हैं स्पर्म और मेल गैमेट। स्पर्म और मेल गैमेट, और ये है ओवम, ओवम और ये फीमेल गैमेट। ये जो स्पर्म है ये मूवमेंट करता है और ये मोटाइल। ये जो ओवम है इसके अंदर एग रहता है, ये स्पर्म और एग ये दोनों जब फ्यूज करेंगे तब जाके जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट का ग्रोथ होने के लिए ओवम का अंदर है ये फूड स्टोर होकर रहता है। इसके अंदर एग के साथ ये स्पर्म फ्यूज हो गया, जाइगोट बन गया। ये जाइगोट का ग्रोथ होने के लिए ओवम के अंदर फूड स्टोरेज है। यानी ये जो दो गैमेट बन गया, ये गैमेट से एक होता है छोटा जिसको कि स्पर्म कहते हैं और मेल गैमेट, और ये जो ओवम है ये बड़ा रहता है और ये फीमेल गैमेट है। आगे पढ़ते हैं। We shall see in the next few sections how the need to create these two different types of gametes give rise to differences in the male and female reproductive organs। यानी ये जो दो गैमेट है ये आगे जाके हम पढ़ेंगे ये कैसे डिफरेंस हो जाता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। चलो इतना आज है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन है, इसको लिख लीजिए। द रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? नंबर 1, इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ ए पर्टिकुलर स्पेसिस, यानी एक पर्टिकुलर स्पेसिस को ये कंटिन्यू रखता है। देन सेकेंड पॉइंट, इट क्रिएट्स वेरिएशन विच लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ स्पेसिस, ये वेरिएशन लाता है। देन थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन ऑफ स्पेसिस।